कांग्रेस के स्पीकर उम्मीदवार को लेकर सियासी घमासान तेज है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग इस देश को विकसित नहीं करने देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि मेरी हिस्सेदारी हो, ये मेरा पद हो, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले ये लोग, इंडी गठबंधन के लोग इस देश को सामंजस्य करके देश को विकसित नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मेरी हिस्सेदारी हो, ये मेरा पद है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस गठबंधन को जनता ने हरा दिया वो क्लेम करती है कि हम जीत गए। कांग्रेस लोकतंत्र को अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करती है और परंपरा की दुहाई देकर वो अपने मनमानी को दर्शाती है, दबाव को बताती है, अपनी जमींदारी को दर्शाने का प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का समय है, लेकिन उसके भी साथ अभी से ही बिछनी शुरू हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बीजेपी जेडीयू ने उन्हें आरजेडी शासनकाल का इतिहास याद दिला दिया। बिहार में अपराध पर सियासत गर्म है, इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में अगले साल चुनाव है, उससे पहले अपराध पर घमासान है। जरा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये एक्स पर पोस्ट देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखार बिंदु से बिहार में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर दो शब्द निंदा की अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2-3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्प सूची साझा कर रहा हूं। और इसके बाद तेजस्वी यादव की पोस्ट में कैमूर, मधेपुरा, अररिया, बेतिया, सीतामढ़ी, नालंदा, सिवान, नवादा और समस्तीपुर में हत्या, लूट और छेड़खानी की घटनाओं का जिक्र है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए गठबंधन ने लगातार लालू राबड़ी शासनकाल में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी पर हमला बोला था। इधर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया तो उधर बीजेपी और जेडीयू हमलावर हो गई। तेजस्वी को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाने की होड़ मच गई। यहां तक आरोप लगा दिए गए कि लालू राबड़ी राज में अपराधियों को सीएम आवास में पनाह दी जाती थी। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। गुंडागर्दी सीएम हाउस से होती थी, सीएम हाउस में बैठकर रैंसम वसूले जाते थे और लालू प्रसाद जी पंचायती करते थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है लालू जी का। लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी कहां पीछे रहने वाली थी। आरजेडी ने बिहार में अपराधियों का मनोबल बड़ा होने और कानून का राज खत्म होने जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। बिहार धीरे धीरे अपराधियों की चपेट में चला गया है। आम आदमी का जान यहाँ की कीमत नहीं रह गई है। सुबह हो शाम हो, जहां देखिए अपराधियों के शिकार हो रहे हैं आम आदमी। सुबह निकलो वहां गोलियों की ततराहट से जाने जा रही है। बिहार का कोई इलाका नहीं जहां अपराधी का तांडव नहीं हो रहा है। कानून का राज तो मर चुका है बिहार में। बिहार में अपराध पर ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तेजस्वी मुकाबले से पहले पिच सेट कर रहे हैं। 2025 में अब की बार अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पर होगी आर पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश पर थोपे गए आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए। लोकतंत्र पर पोती गई कालिख को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। पर क्या आपको पता है कि करीब 5 दशक पहले आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब क्या रहे थे, तब क्या कर रहे थे, किस भूमिका को निभा रहे थे? और इस बेहद खास रिपोर्ट में देखिए इमरजेंसी पर नरेंद्र मोदी की इनसाइड स्टोरी।
सरदार के वेश में एक युवा, पगड़ी बांधे चश्मा लगाए एक सिख नौजवान। तस्वीर पंजाब के किसी युवा की नहीं है, न ही यह शख्स सिख बिरादरी से ही ताल्लुक रखता है। पगड़ी में नजर आ रहा ये व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की ये पुरानी तस्वीर सिख के वेश में दिख रही है, तो इसके पीछे छिपी है आज से ठीक 49 साल पहले की वो कहानी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाती है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश भर में लागू किया था। करीब 21 महीने तक चले इमरजेंसी का ये वो दौर था जिसने शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को हिलाकर रख दिया था। विरोध की हर आवाज दबा दी गई थी और मीडिया के पर कतर दिए गए थे। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया, राजनीतिक विरोधी जेल भेज दिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, फिल्मों पर सेंसर की कैंची तक चलाई गई। तब नरेंद्र मोदी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वे गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक के तौर पर उभर रहे थे। देश पर थोपी गई इमरजेंसी के फैसले ने इस युवा को इस कदर झकझोर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कानूनों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन को बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। कई मुद्दों पर विरोध को एक मत में बदलना इतना आसान भी नहीं था। पुलिस से छिपते छिपाते, कभी सरदार की वेश में तो कभी लंबी बालों को बढ़ाकर और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो लगातार अपने मिशन में जुटे रहे। पुलिस हिरासत से बाहर रहकर विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाने की नरेंद्र मोदी की हर तरफ चर्चा होने लगी। आपातकाल के दौरान मोदी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब भी लिखी, वो भी महज 23 दिनों में अपनी याददाश्त की बदौलत। आरएसएस चाहता था कि उसके सबसे सक्रिय और प्रभावी कार्यकर्ता जेल से बाहर और रडार के नीचे रहकर भूमिगत बने रहें। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान गुजरात का शायद ही कोई इलाका ऐसा था जहां मोदी न गए हों। मोदी जनता को उनके अधिकारों और सरकार की ज्यादतियों के बारे में न सिर्फ सूचित करते रहे, बल्कि सहयोगियों के साथ हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता पहुंचाई। अपनी यादों को नरेंद्र मोदी की इस कविता से समझिए। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत मां की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। 49 साल बाद इमरजेंसी के उस कठोर दौर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी यूं ही नहीं कह रहे